अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जस्ट हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इनका आंसर बता देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उनके लिए ये वाले क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान और मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सामने लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बच्चों, आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया सिंपल, आपने इसको करना है सोल्व। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आएगी आपने उसको लिख देना और वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है फैक्टराइज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल देन दैट रिजल्ट्स इज जीरो रिटर्न। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब क्वेश्चन सोल्व करता हूँ ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो चलें बच्चों, अब हमने सबसे पहले इस चीज को लेना है जो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया और इसको करेंगे सोल्व। तो चले, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ सोल्यूशन और यहाँ पे लिख लेंगे आर ऑफ एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस 8। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों सिंपल, अगर आप ये देखो, ये आपके पास जो टोटल टर्म्स दी गई है ना, 1, 2 और 3, तो ये टोटल 3 टर्म्स है। जब आपको 3 टर्म्स दी गई होती है तो आप वहां पे उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हो। क्या करते हो? मिड टर्म ब्रेक करते हो। अच्छा जी, बच्चों अब आप जब आपने इसकी की मिड टर्म ब्रेक, तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये लिखा हुआ है माइनस, तो मैंने माइनस को कर लिया कॉमन। अंदर आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये बच्चों आपने सबसे पहले क्या किया, एक्स को मतलब माइनस को कर लिया कॉमन अंदर से। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या है, अब आपने ये यहाँ पे इस तरह से करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू दी गई है ना, इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपको पता ही है ये जो आपके पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, अगर उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कंसीडर करेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो जब आपने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपने लिखा साइड पे 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने इस 8 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये -6x बने, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म है। तो मैं बच्चों अगर मल्टीप्लाई करूं इसको 4 मल्टीप्लाई 2 तो ये मेरे पास होता है 8। और अगर मैं इसको -6 बनाना चाहता हूं तो मैं दोनों को माइनस कर दूं, -4 और -2, तो ये मेरे पास आएगा -6। तो मैं बच्चों क्या करूंगा, मैं सेम यही ऑपरेशन यूज करूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म जो है इसको तो हम रखते होते हैं फिक्स। तो ये बच्चों आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, अब बच्चों इसको मैं ब्रेक करूंगा। जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मैंने इसकी जगह लिखा -4x एंड -2x और एंड पे +8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बच्चे देखे करना क्या, अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसकी जो पहली 2 टर्म्स हैं उसका बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, और लास्ट वाली 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है माइनस। जब माइनस होता है ना तो अंदर वाला जो साइन है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अंदर वाला जो साइन है उसको हमने चेंज कर दिया और ये आपके पास -8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, अब आपने जो पेयर बनाए हैं ना उसमें से कर लेने हैं कॉमन। तो बच्चों यहाँ से x आपके पास 1 टाइम कॉमन आएगा, अंदर x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 अंदर बच जाएगी और यहाँ से आपके पास x चला गया कॉमन, पीछे बचेगा -4। अच्छा बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये वाला 2 आपका कॉमन चला गया, पीछे आपके पास x बचेगा। और बच्चों जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 आपका चला गया कॉमन और उसके बाद आपके पास पीछे क्या बचेगा, पीछे 4 बचेगा। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से कॉमन कर लिया। अच्छा, अब बचेगा क्या आपके पास नेक्स्ट लास्ट बच्चों देखो x-4 ये और x-4 ये, तो मैंने x-4 को 1 टाइम लिखा कॉमन। अच्छा, उसके बाद ये वाला x और ये -2 जो है इसको मैंने
अलग से एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अच्छा जी, अब आप देखें ये आपके पास आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ है आर ऑफ एक्स। अच्छा बच्चों, अब आपने ना इसका फाइनल आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान और सिंपल सा काम है, आपने इसके फैक्टर्स को बना दिए। अब आप यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, आप लिखोगे द फंक्शन शोज दैट, आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों द फंक्शन, आप ये वाली बात यहाँ पे लिखेंगे द फंक्शन शोज दैट, द फंक्शन शोज दैट, आपके पास जो फंक्शन है वो शो ये कर रहा है कि जो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, या तो आप इस तरह से लिख लो द फंक्शन शोज दैट द रिटर्न इज जीरो। आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न इज जीरो, रिटर्न इज जीरो। अब बच्चों रिटर्न इज जीरो का क्या मतलब है? आपके पास जो रिटर्न है वो जीरो है। मैं यहाँ पे इसको पहले लिख दूं, रिटर्न इज जीरो एट, ऐड का मतलब बच्चों क्या है? ऐड का मतलब ये है कि आपके पास ये दो फैक्टर्स है, ठीक है, एक x-4 एक x-2। बच्चों अगर मैं इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, मैं x-4 को इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास x की वैल्यू आएगी 4 आएगी। अच्छा, अब आपने क्या क्या कर दिया? अब आपने यहाँ पे लिया एट x इज इक्वल टू 4। अच्छा, एंड x इक्वल 4, और एंड नहीं लिखना बच्चों, यहाँ पे और लिखना है क्योंकि एक और हमारे पास फैक्टर है। जब मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये मेरे पास आएगा x-2 इक्वल टू जीरो। तो जो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो आप लिखोगे x इक्वल 2। तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी एंड पे फैक्टर्स आएंगे उसको आप इक्वल टू जीरो पुट करके चेक कर लो कि जो इक्वल टू जीरो जो भी वैल्यू आएगी तो वो आप उसको इसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आप सोचेंगे कि ये वाला माइनस कहाँ पे गया? बच्चों ये वाला माइनस हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। अच्छा जी, अब आपके पास ये बच्चों इसका आ गया फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट देखो इसका सेकंड जो क्वेश्चन नंबर मतलब 5 है उसको देखो, वो आपके पास किस तरह से सेम इसी तरह से हम यहाँ से ये v ऑफ x लेंगे, क्योंकि आपने सेम इसी तरह से फाइंड करना, आपने एंड पे फाइंड करना डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आपने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होगी। तो चले बच्चों, मैंने दोबारा से लिखा इसको, मेरे पास लिखा हुआ है v ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर, उसके बाद लिखा हुआ है 4x। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, आप दोबारा से आपके पास 3 टर्म्स हैं और आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, लेकिन मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहली टर्म जो है आपके पास जो भी होती है x, उसका कोफिशिएंट जो है वो स्क्वायर, और मतलब x की जो डिग्री है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों में से x को मैंने 1 टाइम कर लिया कॉमन। तो बच्चों जब मैंने x को कॉमन किया, अंदर मेरे पास यहाँ से x स्क्वायर बचेगा क्योंकि x की पावर 3 में से एक x बाहर चला गया। पीछे बच्चों मेरे पास यहाँ पे 6 बचेगा और x की पावर 2 में से एक x बचेगा। अच्छा, यहाँ से आपके पास बचेगा 4 बचेगा और x आपका बाहर चला जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ से आपने इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई मतलब कि इशू नहीं, हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास लिखा हुआ है x, वैसे ही इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ से ना अंदर से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 भी कॉमन कर लें। चले, मैंने यहाँ से बच्चों 2 भी कॉमन कर लिया, तो मेरे पास अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि आपके पास 2 चला गया कॉमन, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास बचेगा 3, और 4 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आपके पास बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2x, और इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक। इसकी हम क्या करेंगे? इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और आपके पास इसको मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 के साथ। तो मैंने 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आएगा। अब इस 2 के हम पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो -3 बने। ठीक है, तो यही दो फैक्टर मैं ले लूंगा, 1 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों के साथ मैं लगाऊंगा माइनस, लगाऊंगा दोनों के साथ क्या लगाऊंगा? माइनस। तो मैं लिखूंगा -2x एंड -x, और एंड पे लिखूंगा +2। ठीक हो गया?
अच्छा जी, अब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे स्क्वेयर, यहाँ पे मतलब कि +2 फॉर्म में। अच्छा, +2x इसी तरह आ जाएगा बच्चों। इसकी पहली दो टर्म और लास्ट वाली 2 टर्म्स का मैं बनाऊंगा पेयर। तो मैंने लिखा x² - 2x, ठीक है, और लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाऊंगा तो यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या किया, अब आपने पहले पेयर में से कॉमन करना है। तो पहले पेयर में से मेरे पास यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो जब x कॉमन आया तो अंदर x - 2 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेयर में से आपने बच्चों क्या करना है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। जब आपने 1 लिखा यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखो बच्चों, x - 2 आपके पास आ गया 1 टाइम, और बाहर वाला 2x वैसे ही चलता रहेगा। x - 2 मैंने 1 टाइम लिखा, और ये x और ये वाला -1 मैंने 1 टाइम लिखा। अच्छा, अब आप देखें बच्चों, आपने करना क्या, आपने इसके मतलब के जीरो बताना है। आप लिखोगे द फंक्शन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आप यहाँ पे एंड पे लिखोगे, आप इसको एंड पे ये लिखोगे द फंक्शन शोज दैट द फंक्शन, आप लिखोगे द फंक्शन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी, आप लिखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी कहाँ पे, द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट, आप लिखोगे जीरो एट। अब देखो बच्चों, आपके पास ये टोटल ये वाले 3 फैक्टर्स हैं। 2 जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों आपके पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं, एक जीरो। आप इसको चेक कर लो, एक आप x = 0 लिखेंगे, तो आपने इसको लिख लिया x = 0। तो आपने एक लिखा x = 0 कॉमा, ये आप लिखोगे, और दूसरा आपके पास नेक्स्ट है ये वाला, आप ले लो x - 2, आपने x - 2 को इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, और यहाँ से x की वैल्यू +2 आएगी, 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो आप लिखोगे x = 2, और लास्ट पे आप लिखोगे, और एक और भी ऑप्शन है, ठीक है, कौन सी ऑप्शन है, ये x - 1 की। तो इसको भी आप क्या करें, इसको भी आप x - 1 को भी इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आपके पास बच्चों x = +1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आप लिखोगे द फंक्शन शोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट, ये आपने लिखना है इज जीरो, आपने ये लिखी नहीं बात, इज जीरो एट x = 0 और x = 2 और x = 1। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें कहा हुआ कि company's profit P of x in rupees from selling x units of product is modeled by the cubic expression। अच्छा, अब बच्चों आपको ना क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, वो आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। बच्चों आपने प्रॉफिट जीरो प्रॉफिट फाइंड करनी है, तो सेम हम इसको यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे P of x इज इक्वल, या तो आप सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे एज का मतलब P of x इज इक्वल x³ - 15x²। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है 75x, और बाद में लिखा हुआ है एंड पे -125। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, आपने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। अब क्यूब का फार्मूला क्या है, क्यूब का फार्मूला आपने लास्ट एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फार्मूला यूज किया था वो वाला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फार्मूला क्या है बच्चों। फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से है, आपके पास होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, a - b का होल क्यूब, और ये आपके पास होगा a³ - 3a² b + 3ab², एंड पे आएगा -b³, ठीक, b का क्यूब आएगा। अच्छा, अब बच्चों आपने इस फार्मूले के मुताबिक इसको लिखना है। ये जो टर्म्स आपको दी गई हैं या जो वैल्यूज दी गई हैं, आपने उसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है a³ का मतलब आपने यहाँ पे आपके पास है x³, तो आप इसको लिख लोगे x का होल क्यूब, ठीक हो गया।
उसके बाद बच्चों आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे -15x², तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है -3 a स्क्वेयर b। तो आपने बच्चों -3 फार्मूले का लिखा। a का मतलब क्या है, a का मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ ना x, a का मतलब आपके पास क्या होगा, x होगा। उसके बाद b का मतलब ऊपर आपने इसका लेना स्क्वेयर। अब आपके पास जो यहाँ पे होगा बी, तो बी का मतलब क्या है, बी का फिलहाल हमें पता नहीं है तो उसको हम देंगे स्पेस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है +3, तो +3 दोबारा से लिखेंगे और आगे लिखा हुआ है ए, तो ए का मतलब आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो ए का मतलब मैं यहाँ पे अगर साइड पे लिख दूं तो ए का मतलब एक्स है, जहां जहां पे ए आएगा उसकी जगह पे मैंने एक्स पुट करना है। तो उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है b², तो ये आपके पास आएगा b², तो b का मतलब b हमें पता नहीं है तो स्पेस का स्क्वायर दे देंगे। लास्ट पे बच्चों b³ का मतलब आपके पास b का हमें पता नहीं है तो b का कहाँ से पता चलेगा, ये या लास्ट टर्म से पता चलेगा जो कि 125 है। बच्चों 125 को हम लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 5 का होल क्यूब। तो एक्चुअली आपके पास जो 125 है वो आपके पास होता है 5 की पावर 3 होता है। तो बच्चों जो आपके पास मतलब जहां जहां पे आपने स्पेस छोड़ी है ना उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, b की वैल्यू एक्चुअली आपने पुट करनी है तो वो आपके पास 5 है। ये वाली वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे पुट करोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये 15 वैल्यू बन जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। बच्चों अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके पास ये -15x² कैसे बनेगा, आप बच्चों 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 15, तो 7x² है, तो ये आपके पास -15x² बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये लिखा हुआ है मतलब कि नेक्स्ट टर्म आपके पास है 75x। तो बच्चों अगर आप 5 का स्क्वायर ओपन करें वो होता है 25, तो 25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 75। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका मतलब कि क्यूब का फार्मूला। अब ये क्लोज फॉर्म किसकी होगी, बच्चों यहाँ पे क्यूब के अंदर वाली टर्म आप लेंगे और यहाँ से क्यूब के अंदर वाली टर्म लेंगे। तो मैं आपको अगर दोबारा से बताऊं यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्यूब वाली टर्म लेनी है ये वाली a, और यहाँ से आपने x और यहाँ पे 5, तो ये आपके पास आएगा x-5 का होल क्यूब आएगा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला किसका बन गया, x-5 का होल क्यूब। अच्छा बच्चों अब होल डिग्री 3 है आपके पास, जितनी डिग्री होती है आप उस वैल्यू को उतने टाइम लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-5 और इसको लिख सकता हूँ x-5 और x-5। 3 दफा मैं इसको x-5 लिख सकता हूँ क्योंकि टोटल डिग्री आपके पास 3 है, तो मैं इसको 3 टाइम लिख सकता हूँ विद सेम साइन x-5 x-5 एंड x-5। तो बच्चों लास्ट में मैं इसका जो आंसर लिखूंगा आप लिखोगे द प्रॉफिट फंक्शन शोज दैट, यहाँ पे आप लिखोगे द प्रॉफिट फंक्शन, आप लिखोगे द प्रॉफिट फंक्शन शोज दैट। अब इसका जो प्रॉफिट फंक्शन है वो शो करेगा shows that the profit function shows that profit is 0। आपके पास जो प्रॉफिट है वो 0 होगी, कब 0 होगी, इज प्रॉफिट द प्रॉफिट इज 0 एट प्रॉफिट इज 0 एट। अब बच्चों देखें, अब आपके पास x-5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक x-5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, क्योंकि 5 इधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको वन टाइम मतलब एक दफा ही x इक्वल 5 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप 3 दफा लिखो x इक्वल 5 और x इक्वल 5, तो उसका मतलब वही होगा जो आप एक दफा x इक्वल 5 लिख देंगे। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पे 6 लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं सोल्व, और इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज हर लिहाज से हो जाएगी कंप्लीट, और आपने इसको अच्छे से देख लिया और इसको मतलब समझ लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x, मतलब एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी है और उसको आपने फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी है। सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने इसको जब लिया आप लिखोगे y ऑफ x, या तो आप यहाँ पे लिख लो एस y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर
-8x+6, ठीक है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है। बच्चों आपके पास 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से, आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले तीनों में से ना आप 2 को कर लें कॉमन। तो बच्चों जब आप 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर आपके पास x² - 4x और +3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। जब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो आपको पता ही है, आप सबसे पहले x² का कोफिशिएंट देखते हैं। अगर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप उसको 1 कंसीडर करते हैं। इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 आपके पास कांस्टेंट है तो आपको मिलेगा 3। अब आपने 3 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 3 बने और उनको आपस में प्लस या माइनस करें, आपके पास इसकी मिड टर्म बने, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसकी मिड टर्म बननी चाहिए। चले मैं यही 2 फैक्टर ले लेता हूँ, 1 × 3 = 3। और बच्चों मैं अगर इन दोनों के साथ माइनस लगाता हूँ, मतलब कि मैं लिखूंगा -3 - 1, तो वो मुझे मिल जाएगा -4, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म है। तो चले मैंने इसको लिखा इस तरह से, और क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म जो है वो फिक्स रहती है। तो मैं 2 बाहर वैसे ही लिखूंगा और अंदर लिखूंगा x²। अच्छा बच्चों -4x को मैंने ब्रेक किया -3x और -x में, ठीक है। तो ये आपके पास -3 और -1 है, साथ x तो लगना ही लगना है, -1 का मतलब है -x। अच्छा लास्ट पे आपके पास +3 वैसे ही आ जाएगा। बच्चों पहली 2 टर्म और लास्ट वाली दो टर्म्स का हम बना लेंगे पेयर। तो मैंने इनका बना दिया पेयर, और लास्ट वाली 2 टर्म का जब पेयर बनाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। तो जब माइनस बाहर लेंगे कॉमन, अंदर वाला बच्चों जो साइन है वो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखें लास्ट में बच्चों आपने क्या करना है, इसमें से जो पहला पेयर आपने लिया इसमें से आपने करना है कॉमन। तो आपने x को कर लिया कॉमन, और नेक्स्ट पेयर में से यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 को कॉमन कर सकते हैं। अच्छा अब देखो x - 3 तो आपने x - 3 को लिखा 1 टाइम, ठीक है। आपने x - 3 को क्या लिखा, 1 टाइम। अच्छा उसके साथ जो बाकी वैल्यू बच गई, ये वाला x और ये वाला -1, तो आपने इसको x - 1 को अलग लिख लिया और स्क्वायर ब्रैकेट को आपने खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें ये आपके पास इसका आ गया आंसर, लेकिन ये इसके फैक्टर्स बने हैं। एक्चुअली हम लास्ट पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे y(x) लिख सकते हैं। तो लास्ट पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में हम इसका आंसर लिखेंगे द फंक्शन शोज दैट डिफ्लेक्शन इज 0। हम लिखेंगे द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमें शो ये कर रहा है, द फंक्शन शोज दैट deflection is 0 एट किस पे 0 है बच्चों, ये आपके पास 2 फैक्टर हैं। इसको अगर हम बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 3। और उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट फैक्टर है x - 1। बच्चों जब x - 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आप लिखोगे x = 1। तो ये जो आपके पास फंक्शन है वो डिफ्लेक्शन इज 0 एट x = 3 एंड x = 1। तो इसी के साथ बच्चों आपके पास ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, और ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सब बातें समझ आई होंगी। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।